राम राम जी। वेलकम टू देसी स्टार। मैं अदिति वेदवान और आज की जो हमारी गेस्ट है वो है अ बिलियन गर्ल। हाँ जी, इंडिया का फास्टेस्ट 1 बिलियन सॉन्ग सिंगर। हाल ही में उन्हें हिट मशीन टाइटल से भी नवाजा गया है और उनका म्यूजिक पोस्टर हरियाणा ही नहीं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तक लग चुका है और आप उनके गानों पर ना नाचे हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मिलवाते हैं आपको रेणुका पवार से। राम राम जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अदिति से तो मैं रोज बात करती हूँ, बट हाँ ऐसे कैमरे पे पहली बार बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना वो वाली आज की जो बातें होंगी वो आपको भी सुनाई देंगी। तो पहले तो रेणुका कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक और गाना जो है बिलियन की लिस्ट में आने वाला है। तो तालियां हो जाए, 52 गज के बाद चटक मटक बिलियन की लिस्ट में आने वाला है। थैंक यू सो मच। और वो सोचा नहीं था हमने भी कि वो बिलियन हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे जैसे कि कछुआ दौड़ता है और खरगोश से कछुआ जीत जाता है, तो उसी तरीके से ये गाना धीरे धीरे चल के बिलियन को टच करने वाला और थोड़े दिन में बिलियन हो भी जाएगा। मेरा भी पर्सनल फेवरेट जो है चटक मटक है, मतलब कि अगर मैं कंपेयर करूँ ना 52 गज और चटक मटक में से तो मुझे चटक मटक ज़्यादा पसंद है। तो रेणुका और मैं जो है 2019 में मुझे याद है मिले थे। हाँ। और तब मैं 12th में थी, तब हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ। और रेणुका मेरी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहली दोस्त भी बनी और अभी तक ये बॉन्ड जो है बिल्कुल कायम है। और इतना फेम के बाद एक बात बताना चाहूंगी मैं रेणुका की, अब तक कोई भी चेंज नहीं आया। जैसे रेणुका तब थी आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तो रेणुका अब तक आप जो है काफ़ी टाइम हो गया है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व करे हैं? देखिए, जो पहले हमारी इंडस्ट्री थी तो उसमें क्या होता था कि बजट बहुत कम होता था। कम इसलिए होता था क्योंकि कंपनी वाले खुद कम बजट देते थे, उतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी, तो लोग ये सोचते थे कि एक एक दिन में दो दो गाने हो रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमें तो बस गाने बनाने और बेचने हैं। बट अब लोगों ने इतना ध्यान देना शुरू कर दिया है हर चीज़ों पर, लेवल इतना अप हो गया है हमारी इंडस्ट्री का कि गुलजार भाई 7 दिन में एक गाना शूट करते हैं। कहा तो एक दिन में 7 गाने शूट हो रहे थे और आज 7 दिन में एक गाना शूट हो रहा है। और सिर्फ गुलजार भाई नहीं, जितने भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, अब है तो बहुत सारे, अब मैं एक एक का नाम कैसे लूँ, बट आप खुद ही देख लो। हमारा गाना ये ऊंची हवेली था, तो वो उस टाइम पे लोगों ने उस गाने को इतना पसंद किया क्योंकि ज़्यादातर गाने टिक चिक ही ज़्यादा पसंद करते थे। बट लोगों को पता चलने लगा कि हाँ, हरियाणवी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के म्यूज़िक, ऑडियो और वीडियोस आ रहे हैं, तो लोगों ने पसंद करना शुरू किया। अब दिल की बात गाना है हमारा, तो वो ना तो डीजे का गाना है ना डांस का गाना है, बट लोगों ने कितना पसंद किया। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों की चेंज हो रही है हमारी इंडस्ट्री में, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं, सब इतना काम कर रहे हैं और बजट लगा रहे हैं इतना ज़्यादा कि पंजाब इंडस्ट्री भी शायद मतलब इतना ही बजट लगाती गाने में जितना आजकल हम लोग लगा रहे हैं। तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, लेवल यहाँ से यहाँ जा चुका है हमारी इंडस्ट्री का। तो क्या लगता है कि क्या रीजंस बने हैं जो इतना पॉपुलर हो गया है हरियाणवी इंडस्ट्री? ऐसी क्या खास बात? यूथ जो है वो पसंद कर रहा है और बाहर के लोग भी जान रहे हैं कि हाँ, हरियाणवी इंडस्ट्री भी कोई इंडस्ट्री है, क्योंकि पहले शायद नहीं जानते थे इतना। पहले क्या है, सिर्फ हरियाणा के गाने हरियाणा तक ही सीमित थे, बट अब क्या हो गया कि यूपी, राजस्थान, पंजाब, मतलब पूरा और तो और देश से हमारे बाहर भी लोग गानों को पसंद कर रहे हैं। मैंने भी एक रिसेंटली एक आंटी से सुना था, वो बोलने लगी कि मैंने ना तुम्हारा गाना थाईलैंड में सुना था। अच्छा। पहली बार। तो उस चीज़ को देख के बहुत खुशी मिलती है कि हमारे गाने बाहर भी लोग सुनते हैं और बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कितना टाइम हो गया है रेणुका म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको? जब स्टार्टिंग ही थी मेरी ऊंची हवेली को कितना टाइम हो गया है? 2019 में आया था ऊंची हवेली। हाँ, तो तब मेरी स्टार्टिंग ही थी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है रेणुका कि ऐसा कोई गाना है जब लगा हो कि उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो कि हाँ ये अच्छा वर्क करेगा, बट वो एक्सपेक्टेशन के मुकाबले इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाया?
एक गाना था मेरा, बहुत पहले किया था मैंने, बलाएं, जिसमें दिलेर भाई, सुना है तुमने? हाँ मैंने सुना है। तो वो गाना मैं ये सोचती थी कि ना बहुत 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 बड़ा हिट जाएगा, क्योंकि वो खुद मैंने ही लिखा था और मैंने इसकी कंपोजिशन की थी और गाया भी मैंने ही था। तो जब वो गाना रिलीज हुआ तो आज शायद उसके 20 या 22 मिलियन व्यूज है, बट वो मेरे लिए इतना नहीं था। मेरे को लगा था कि हाँ 50-60 मिलियन तो जाएगा, बट गाना बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा था। और कोई एक गाना जब आपने मतलब कि किया वो गाना तब आपको पसंद नहीं आया, पर बाद में वो बड़ा हिट हो गया गाना? अरे ये मत बोलो, लोग बोले कि अच्छा नहीं, ये जबरदस्ती गाना गाया पसंद की था। तो होती है, सारी चीजें में पसंद नहीं आ सकती, पर होता है कि है गाना और वो इतना ज्यादा हिट अब भी हो रहा है। तो वो कौन सा है? ये हम जानना चाहेंगे। मैं कोई भी गाना ऐसे मतलब जबरदस्ती तो नहीं गाती हूँ, बट पता नहीं होता है कि ये गाना कि नॉर्मल गा दिया है कि चलो ठीक है रिकॉर्डिंग हुई, वो वाली चीज कि ज्यादा अच्छा तो मैंने गाना गाया है और ये गाना बहुत अच्छा हिट होगा, वो वाली चीज थी। तो वो ये वाला गाना था, बड़े ना तेरी मेरी बात, तो वो मैंने ऐसे नॉर्मली गा दिया था कि हाँ अच्छा चलेगा। मौज जमाने में 10-15 मिलियन ठीक है, और 100 मिलियन पार हो गया, वायरल हो गया गाना बहुत ज्यादा। अच्छा, रेणुका काफी सारे वायरल हुए हुए आपके गाने में। हाँ। 52 गज की भी स्टोरी हम देखे तो वो भी आपके डांस से वायरल हुआ। हाँ। मौज जमाने था वो तो, भी हाँ। एक लड़की थी उसने डांस किया और वो वायरल हो गया। हाँ। और कुछ गाने ऐसे हैं कि टिकटॉक पर था, तो जैसे ऊंची हवेली टिकटॉक पर वायरल हुआ था। और ये सुन सोनियो वो उस पे वायरल थे। हाँ, और ये भागा वाला भी ये हाँ, ये इंस्टा पे जब रील्स आई तो वायरल हुआ। सही बात। तो ये काफी अच्छा है। तो इसी से ऑडियंस ये जानना चाहती है कि रेणुका में ऐसी क्या चीज है जो उसके गाने हिट हो जाते हैं और वायरल हो जाते हैं? ठीक वो है, सीक्रेट हम वो जानना secret? चाहते हैं। हाँ, वो हम Okay. सीक्रेट जाने। तो देखो, अगर वो सीक्रेट मुझे पता होता तो मेरा आज हर गाना बिलियन होता बट मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ मानती हूँ कि मैं बहुत चूजी हूँ लिरिक्स के मामले में, कि जल्दी से मैं लिरिक्स के लिए हाँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी लिखती हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत ऐसे रहता है कि यार यहाँ पे ये चीज़ की कमी है। तो शायद मेरी ऑडियो को चूज करने की जो मेरी क्षमता है दिमाग की, तो वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे रहते कि ये वाला चीज़ बेटर है इससे, तो मैं वो मैं किसी की भी ऑडियो सुन के, ये तो मैं खैर दावा नहीं करती कि लिख के रहते हो चलेगा चलेगा, वैसी वाली चीज़ नहीं है, बट मैं सुन के उनको बता देती हूँ कि तुम्हारा ये गाना चलेगा, मतलब चल सकता है, और चल जाता है। तो अधिकतर लोग मतलब जो हमारे रिलेशन में है, मतलब अच्छी बातचीत है जिनसे हमारी, तो मुझे सुनवा देते हैं कि रेणुका ये वाला गाना बताओ कैसा है, चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, गाना था ये रलिख के बैरी गुमैस है, मेरा नाम है बंदूक का है, तो साहिल भाई ने मुझे गाना सुनवाया। मैंने सुनते ही बोल दिया कि ये गाना देखना बहुत चलेगा बहुत चलेगा, और वो गाना चला सच में। तो ये भी नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि जो मैं बोल देती हूँ वो चलता ही है, बट जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है गाने की, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट के उससे नहीं सुनती हूँ गाना, मैं एक ऑडियंस के तरीके से गाना सुनती हूँ कि जब मुझे अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। अगर मैं उस तरीके से सुनूंगी कि नहीं यहाँ ये सुर गलत है, यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये हो जाते हैं कि आप आर्टिस्ट वाली लाइन से उसको सुन रहे हो, बट एक ऑडियंस के जब आप ऐसे ऐसे करने लगो तो समझ जाना गाना हिट है आपका। ऐसे दिल की बात में क्या हुआ था कि ये गाना सोलो था, तो तुम्हें पता ही है, बट ऑडियंस को नहीं पता है कि ये गाना सोलो था, ये हरजीत भाई ने सोलो गाया हुआ था। तो मुझे इंस्टाग्राम पे हमने पहले एक लाइन जो है रिलीज कर दी थी ऑफिशियली, मतलब कि ऐसी ओरिजिनल करके, और तो 2 लाख के करीब रील बन गई थी। हाँ। और उसके आगे का रेणुका बताएंगी। और वो दूसरा साउंड था जिसपे बनी थी, एडिटेड भी नहीं थी, मतलब वो मिक्स मास्टर कुछ नहीं हो रखा था, थोड़ा रॉ टाइप का ही था वो। तो विक्की भाई ने उस पे वीडियो बनाई, तो बार बार वो रील्स देखे जरा, क्योंकि उसको क्या है जब रील्स बनाता है तो डाल देता है, हर कोई करता है, आपने रील डाल के बार बार देखे जाएगा ये पता नहीं क्या एक एडिक्शन हो जाता है, उसको देखते रहते तो बार बार देखे जा रहा, गाड़ी में चलाए जा रहा। मैंने कहा क्या कर रहा है, एक ही गाना, दिल की बात। फिर ना उसकी वो एक होता है ना कि ड्रग्स की तरह वो मुझे भी सूंघ आ गई उसकी, और मेरे दिमाग में टकरा गई वो। तो मैंने बोला किसका है गाना, मुझे लगा ये उत्तर कुमार सर का गाना है। अच्छा, पहले मुझे पता नहीं था कि ये हमारे प्यारी सी कंपनी का गाना है, संजीव सर का गाना है। तो
भैया ने बोला कि ये गाना तो हमारा ही है, संजीव सर का गाना है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे का कुछ जुगाड़ हो सकता है इसमें मुझे नहीं गाना है गाना। और वो बोले कि ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। तो भैया ने बात की, फिर मैं गाड़ी में मैंने कहा एक काम कर, पहले ना संजीव सर से ऑडियो मंगा ले सारी पूरी की पूरी। तो उन्होंने ऑडियो मंगा ली, और मैं जहाँ भी कहीं जाती अपना मूड फ्रेश करने के लिए मैं ये ऑडियो सुनती थी, और इतना अच्छा फील होता था ना मुझे, इतना अच्छा। मैंने कंटिन्यू, तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने 10 बार ये गाना सुना है कंटिन्यू रिपीट। मैंने खुद सुना। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता ये गाना करना है, लड़ जाऊंगी संजीव सर से बट मुझे गाना करना है। फिर इसमें लिरिक्स लिखे गए, मेरी लाइन मैंने खुद लिखी, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा था, कुछ इधर उधर से चीजें हो ही जा रही थी। तो मैंने कहा नहीं, चीज होनी तो चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, वरना फिर वो उसका क्या काम। तो मैंने खुद से दिमाग लगाया, लिखा। फिर धनेश भैया ने इसकी कंपोज की। तो कहीं कहीं जाके फिर ये गाना मतलब हुआ ये, और फिर ये गाना रिलीज हुआ तो ऐसे बम की तरह फटा। और आज 2 मिलियन तो रील्स बन चुकी हैं, और 17 मिलियन यूट्यूब पर। क्या बात। तो ये मेरी कहीं ना कहीं एक सीक्रेट है। और इसके अलावा एक सीक्रेट और है कि मैं हर गाने को जो मेरे दिल के करीब होता है उसको आने से पहले अपने बजरंगबली जी से बोलती हूँ कि लाज रखना मेरी। ये सीक्रेट है। हाँ, ये नोट कर ली जाए। तो वो हमेशा सुनते हैं। नहीं, अच्छी बात है ये बिल्कुल, कि जब भी कुछ अच्छा काम करें तो हम जिसको मानते हैं, जिसमें बिलीव करते हैं, कोई भी हो सकता है, वो आप पेरेंट्स हो सकते हैं, आप कोई भगवान में मानते हैं, वो हो सकता है, तो उसका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। मेरा मानना ये है कि हम कोई भी कुछ चीज खुद नहीं करते हैं, सारी चीज करवाने वाले वही है। और हमें टाइम पर आप किसी भी मुकाम पे हो, ऊपर वाले को शुक्रिया ज़रूर बोलना चाहिए कि आपका धन्यवाद है कि आप खुद, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है कि इधर से खड़े होकर उधर भी चल पाए। हम जो भी करते हैं, जो भी हम कुछ किसी भी मुकाम को पाते हैं, वो सब भगवान ही करवाते हैं हमसे। एक तरीके से एक बच्चे का हाथ पकड़ के सारी चीज़ें करवाना, वो सब करते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी खुशी मिले तो उनसे ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर उनको थैंक यू बोलिएगा। रेणुका, अब मैं जानना चाहूँगी कि रेणुका का क्या क्राइटेरिया होता है सॉन्ग सेलेक्ट करने का? मतलब रेणुका लिरिक्स देखती है, या आर्टिस्ट उसमें जो वर्क करेंगे वो देखती है, या लेबल कौन सा है वो देखती है? देखिए, लेबल से मुझे ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर कोई 10 मिलियन लेके बैठा है। अच्छा ठीक है, हमने स्टार्ट ही 10 मिलियन से किया है, क्योंकि ऊंची हवेली हमारा पहला गाना था, हमारा न्यू लेबल था। बट गाना कितना चला, क्योंकि लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन जो जान होती है गाने की, वो होती है ऑडियो। अगर आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है ना, तो आप वीडियो में कितना भी मतलब ऐसे कर लो, बट लोग सुनते तो ऑडियो ही है। अब कान में एयरपोर्ट लगा के या फिर ईयरफोन लगा के आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में भी कहीं जा रहे हो, डीजे पे कहीं डांस कर रहे हो, तो ऑडियो ही चलेगी ना। तो आर्टिस्ट को सबको मौका देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये है कि मैं कभी ये नहीं बोलती कि मुझे बड़े आर्टिस्ट चाहिए मेरी वीडियो में और ये आएंगे तो तभी मैं गाना करूँगी, क्योंकि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं चूज़ करती हूँ सबसे पहले लिरिक्स, फिर उसकी कंपोज। बस ये दो चीज़ मेन है, एक गाने की जान होती है ये कंपोज और लिरिक्स। ये दो चीज़ें जब बहुत ऊपर की हो जाती हैं तो गाना कमाल हो जाता है। ये दो चीज़ें। ठीक है रेणुका, मैं जानना चाहूँगी कि आपका एक जो सॉन्ग है बिलियन का बार टच कर चुका है, काफ़ी सारे हिट सॉन्ग दे चुकी हो, अब कभी ऐसा फील होता है कि प्रेशर फील होता है, या क्योंकि अब लेबल्स की भी जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हाँ एक गाना बिलियन आ चुका है, तो खुद में ऐसा प्रेशर फील हुआ है उसके बाद? देखिए, प्रेशर तो मैं कभी फील नहीं करती भगवान की दया से, क्योंकि मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है भगवद गीता से, कि उसमें लिखा है कि अगर इंसान सुख में भी सेम रहे और दुख में भी सेम रहे तो वो उसकी स्थिर बुद्धि होती है। मतलब ये होना चाहिए कि आप अगर सुख में हो तो भगवान को मतलब ऐसे कि अपनी मग्न हो जाते हो अपनी चीज़ों में, और दुख में फिर भगवान के पास आते हो कि ये क्या कर दिया, ये क्यों किया, ये क्यों जब आपको दिया आपने तब तो नहीं बोला ना कि ये क्यों किया आपने। जब आपको मिल रहा था तो आपने जाके बोला तो नहीं कि भगवान मुझे इतना अच्छा क्यों दिया। जब आपके पास से वो चला गया तो तब आप बोलते हो कि ये क्यों छीन लिया मुझसे। तो मेरा मानना ये है कि
भगवान करवा रहे हैं। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बिलियन दूंगी, और वो भी दो दो, मतलब मेरी सोच से परे है। तो आगे अगर भगवान की इच्छा ये भी रही कि रेणुका फ्लॉप हो जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है। मेरा मानना इतना है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, और अगर भगवान की इच्छा हुई मुझे और आगे बढ़ाने की तो बढ़ाएंगे, अगर मेरी किस्मत में उतना ही लिखा है तो उतना ही होगा। बाकी मैं, ऐसा नहीं है कि बैठी हूँ बस भगवान जो कराएंगे वही करूँगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है, सारी हाँ। बातें ये भी मत ले लेना। हाँ, क्या? मैं तो बैठ गई हूँ, बस भगवान ने मुझे धकाएंगे, जा तू रिकॉर्ड कर, और बस भगवान ही सब कुछ करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी हर चीज़ में, और यही रखूँगी कि मैं हमेशा कोई चीज़ बेटर ही दूँ, क्योंकि अभी बहुत बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है। मैं अपनी तरफ से मेहनत में कभी नहीं चूकती हूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने पुराने दिन भी देखे हुए हैं स्ट्रगल टाइम के और आज के भी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं थोड़ा सा आलस करके कि आज नहीं जाना, छोड़ो ना, अपना घूमने चलते हैं। काम के मामले में मैं कभी आलस नहीं करती हूँ कि नहीं भगवान आज भी ऐसे ही हुआ। मैंने रेणुका को बुलाया था कि आज आना है, हाँ, आज देसी स्टार के एपिसोड में। वही। तो रेणुका कहा थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं आऊंगी पक्का। क्योंकि तो क्या हो रहा था, डेडिकेशन है ये कि आपको डेडिकेटेड रहना है कोई भी काम में। हाँ, ठीक है, तो बस वही है तो कि क्योंकि क्या हो रहा था कि ना अदिति काफी दिन से बोल रहे, और मुझे मतलब अदिति ऐसा नहीं है कि कोई पराई है, मेरी बहन है, तो मैं नहीं चाहती कि वो उसको कुछ कहीं पे लगे। तो काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा था कि आज रख ले, फिर उस दिन का शूट था, उस दिन की रिकॉर्डिंग थी, ये सारी चीज़ें इधर उधर होके फिर आज की डेट फाइनल हुई थी, और मुझे 2 दिन पहले जुकाम हो गया, बुखार भी हुआ था। तो अदिति ने बोला यार अब तो मैंने ये सोचा कि ना ऐसे तो फिर डेट्स मिलेंगे ही नहीं, है ना, अगर आज भी कैंसिल हो जाता ना तो फिर बस वही इधर बात चली जाती, आज मैं शूट पे हूँ, आज मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ। तो मैंने सोचा कि आज डन करते हैं। आज डन करते हैं, अब बात तो कर ही रही हूँ, बात ही तो करनी है। हाँ, और क्या। नॉर्मल भी होती है, पर आज की बातें आपको भी सुनाई देंगी। हाँ। तो नेक्स्ट है रेणुका, ये जानना चाहूंगी कि आपको कब लगा, मतलब कि ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ, लोग मुझे पहचानने लगे, वो मोमेंट कौन सा था? मैं देखो सच बताऊं तो मुझे आज तक भी अपने अंदर, क्योंकि एक छोटी सी लड़की गांव से जिसको उसके फ्रेंड्स भी मतलब ये बोलते थे, और आसपास के लोग भी ये बोलते थे कि ना ये ऐसे धक्के खाएंगे और ये ना एक दिन हार थक के बैठ जाएंगे, ये 2 दिन का खेल है। अच्छा। तो और मेरे साथ ऐसा भी होता था कि जब मेरा गाना चल गए थे कि लीलो चमन वगैरह, तो हमारे पास खुद की गाड़ी नहीं थी, तो हम ऑटो से जाते थे, और मास्क लगा के, मतलब वो जो होता है ना, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना तो था नहीं, तो वो डांठा नहीं मार लेते, वो ऐसे मार के, तो मैं बैठी हूँ ऐसे भिज के ऑटो में और मेरा गाना चल रहा है लीलो चमन। तो वहाँ पे वो चीज़ आपकी थोड़ी सी मतलब डाउन भी नहीं कह सकते, वो आपका एक समय था, वो आप उसको नहीं बदल सकते। अब मैं ये तो नहीं है कि उस टाइम बोलो नहीं ये गाना मेरा है और मुझे अभी मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज में बैठ के जाऊंगी। रिकॉग्नाइज कब करा कि वही बता रही हूँ कि वो लगा कि मेरा गाना चल रहा है, ठीक है, सुन रहे हैं, बट मुझे आज भी वो चीज़ फील नहीं, इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है कि ना हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो। और जब कोई अभी एक शो में एक लड़की मेरे लिए रो रही थी, मेरी फोटो दे मुझे पेंटिंग बना के, और मतलब मैसेज है कि यार सच में मैं मतलब इस लेवल पे आ गई हूँ क्या, कि तो तब फील होते कि हाँ तुम कुछ बन गए हो। बट मेरा मानना ये है कि स्टारडम आपको अपने दिमाग में बिठा के नहीं रखना चाहिए कि आप सेलिब्रिटी हो। मेरा मानना ये है कि अपने आप को सेलिब्रिटी कभी भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन आपने मान लिया कि आप सेलिब्रिटी हो तो फिर आप इंसान नहीं रह जाते, फिर आप सेलिब्रिटी ही बन जाते हो कि अच्छा ठीक है दूर 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 रहो, नहीं बॉडीगार्ड, ये सब चीज़ें नहीं, ये चीज़ गलत है। और ये चीज़ मैंने सीखी है नवाजुद्दीन सर से। तो मैंने ये चीज़ नवाजुद्दीन सर से सीखी है कि आप जितने बड़े आर्टिस्ट बनोगे उतना ही आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, तभी आप वहाँ टिक पाओगे। अब सपना मैम है, आप उनसे मिलो, कभी नहीं लगेगा कि वो इतने बड़े बड़े काम करके आ चुकी है, बिग बॉस, कांस में जा चुकी है, और जब आप उनसे मिलोगे तो इतने, जब हमसे बात करोगे ऐसे लगेगा कि इनको तो मैं जानती हूँ, कई सालों से जानती हूँ, ये तो अपनी सी है। तो वो चीज़ दूसरे को फील करवाना ही एक आर्टिस्ट होता है। तो मेरा मानना ये है कि सेलिब्रिटी
मत बन के एक अच्छा इंसान बनो, एक आर्टिस्ट बनो। अच्छा रेणुका, अभी तो हमने ये जाना कि सेलिब्रिटी जब आप बने तो वो तब रिकॉग्निशन कैसे हुआ। अब मैं जानना चाहूँगी कि जब फेम नहीं था, ठीक है, इनिशियल शुरुआती दिन के बारे में, कि तब जब आपका कोई प्रोजेक्ट आया और आपको पहचान नहीं पाए और आपको ये बताना पड़ा हो कि हाँ ये तो मेरा ही गाना है। बहुत बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे मुझे, जब मेरा गाना आया था सुन सोनियो, टिकटॉक पे इतना वायरल, और किसी और की वजह से वायरल। अच्छा। एक लड़की थी, उसने लिपसिंग कर दी और वो वायरल हो गया। तो सब लोग सोचते कि ये गाना इसी का है, इसी ने गाया है, ये सब चीज़ें। आपको कितना बुरा लगता होगा कि आपका गाना टिकटॉक पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे वायरल हो रहा है, और क्रेडिट चलो ठीक है मुझे नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपका क्रेडिट किसी और को मिल जाए तो कैसे लगे। तो ऐसा होता था कि यार मैं भगवान को बोलती मैं कि क्या किया है, मुझे खुशी भी, मैं खुश हूँ कि दुख हो, मतलब कि मेरा गाना वायरल भी हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है गाना इसका है। आज तक भी मैं अगर लोगों को बताती हूँ ना कि वो गाना मेरा है, तो अच्छा वो गाना आपका था, ऐसे करते हैं लोग। तो वो एक गाना मेरे लाइफ का ऐसा है कि वो गाना तो बहुत बड़ा हुआ, बट उसका क्रेडिट मुझे आज तक भी नहीं मिल पाया है। अब तो खैर काफ़ी लोगों को पता चल चुका है कि गाना इसका है, बट उस टाइम पे तो मेरे साथ ऐसा था कि यार ये कि मतलब उस लड़की को सब बोल रहे हैं और गाना गाया मैंने, मुझे कोई नहीं बोल रहा, तो उस टाइम पे बहुत गंदी फीलिंग आती है। बट यही था, शुरू से यही चीज़ सीखी है, इन चीज़ों से मैं सीखती आ रही हूँ अब तक भी कि भगवान ने आपके लिए जो भी लिखा होता है अच्छा ही लिखा होता है। अच्छा ठीक है, मैं उस बात पे सोच के ये रह जाती कि छोड़ यार मैं नहीं कर रही अब सिंगिंग, क्रेडिट तो मुझे मिलता नहीं है, तो 52 गज के दामन कैसे होता है ना। फिर वो बिलियन, देखो भगवान ने कितनी अच्छी चीज़ें सोच रखी थी आपके लिए आगे। तो मैं एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ कि कभी भी अपने हार देखकर हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि क्या पता भगवान ने आपके लिए और आगे क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हो। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ बुरी हुई हमारे साथ, हम दुख बना के बैठ जाते हैं कि बस छोड़ अब यार, ये कर दो, ये करना ही नहीं है। तो उसको ये ना लेकर कि ये बुरा हुआ है, उसमें से अच्छाई ढूंढनी चाहिए, बिल्कुल कि कुछ अच्छा ही लिखा होगा तभी ऐसा हुआ है। बिल्कुल। रेणुका, आपने बताया जो आपका पहला गाना था सुन सोनियो, वो एक हिंदी सॉन्ग था, तो आपने हिंदी म्यूजिक क्यों नहीं चुना, मतलब कि वहाँ पे जाना क्यों नहीं चुना आपने, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री घटी उसके बाद, तो उसके बारे में मुझे जानना है। देखिए हम थे बहुत, मतलब ऐसे होते ना कि कुछ भी नहीं पता है, तो हम पानीपत तक बहुत मुश्किल से गए थे। तो मुंबई जाना तो हमारे लिए ऐसे था कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि हम उस फैमिली से नहीं थे कि हाँ ठीक है ये लो पैसे पकड़ो और जहाँ जाना है जाओ, क्योंकि हमें एक एक चीज़ देख देख के करनी थी कि अच्छा यहाँ से ये नुकसान हो जाएगा तो फिर घर कैसे चलेगा, तो वो वाली चीज़ थी। और जहाँ पे हम पानीपत में जहाँ हमने गाना रिकॉर्ड किया था, उनका नाम था तरुण पांचाल, भाई हैं वो भी, और TR म्यूज़िक के नाम से उनका स्टूडियो है। तो वहाँ पे ज़्यादातर हरियाणवी सॉन्ग ही बनते हैं। अच्छा। पहला हिंदी गाना था वो, जो बना रहे थे उन्होंने खुद बोला था कि देखना तुम बनवा तो रही हो, चलेगा नहीं गाना। प्रदीप सोनू भाई ने बनवाया था गाना, आज तो है नहीं, तो मतलब वो नहीं रहे अब। तो उन्होंने गाना बनवाया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो करवाना है। वो ज़बरदस्ती कह के उन्होंने गाना करवा लिया वो, और वो गाना ऐसे चला कि बस चलता ही रहा, इतना गाना चला वो। तो वहाँ पे जब मैं सेकंड टाइम गई गाना रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि रेणुका देखो एक गाना चल गया ठीक है, एक तुक्के वाली चीज़ होती है, बट हर गाना नहीं हिंदी चल सकता, तो ये हमारे यहाँ पे तो हरियाणवी ही होते हैं, तुम्हें हरियाणवी ही गाना पड़ेगा। मैंने 1-2 बार ट्राई किया तो मुझे हरियाणवी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि मैंने शुरू से हिंदी ही बोली है स्कूल में भी और फ्रेंड्स के साथ। तो क्योंकि हमारे यूपी की लैंग्वेज में और हरियाणवी में से इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा मुझे दिक्कत आई थी, प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि 1-2 चीज़ें थी जो मैं बोल नहीं पा रही थी, लाइक चाड़ा, काड़ा, गाड़, ये सब चीज़ें मैं बोलती काला, चाला, गाल, ये बोल रही थी। तो बस इन 1-2 चीज़ों में दिक्कतें थी, तो अलग से ही पता चला था गाना गा के कि हाँ इस लड़की ने ना ज़बरदस्ती से गवाया गया है। तो वो चीज़ धीरे धीरे मेरी ठीक हुई, और आज तो मतलब इतनी ज़्यादा ठीक हो गई है कि मैं, अब दिक्कत होती है नहीं, अब मैं दूसरों को बता देती हूँ कि ये हाँ ये गलत बोल दिया है, मैं सिखाऊँ तो मैं हरियाणवी सिखाऊँ, मैं ऐसे बोलती हूँ। तो अब तो
अपना घर, मतलब अपना घर सा हो गया है हरियाणा। रेणुका, कोई गाने में डिफिकल्टी या चैलेंजिंग कोई गाना ऐसा है कि चैलेंजिंग लगा हो आपको गाने में, रिकॉर्डिंग में? एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि एक भैया ने बुला लिया गाना रिकॉर्ड करने के लिए, नाम तो मुझे उनका पता नहीं है, और हम गए थे इधर पानीपत से थोड़ा आगे पड़ता है, इधर गए थे। अब उनको खुद भी गाना गाना था, तो उन्होंने मुझे बैठा लिया। अब वो थोड़ा सा वैसे वाले सिंगर थे जो सीखते नहीं है, बट उनको अंदर से होते कि हाँ मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ और मुझसे बेटर कोई है ही नहीं। तो मैंने गाना गा दिया, मैंने एक लाइन गाई, नहीं 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 ये सुर गलत है, इसको ऐसे गाओ। अच्छा। अब वो ठीक है, मुझे पता है वो ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर को पता है वो ठीक गा रही है, बट नहीं, प्रोड्यूसर है गाने के, पैसे वो देंगे तो ठीक है। मुझे अच्छा ठीक है गा देती हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे यार, सुबह से लेके और रात के 9 बजा दिए उसने। अच्छा। ये ना ये ऐसे नहीं आ रहा, ये वैसे नहीं आ रहा, अब मैं क्या कैसे नहीं आ रहा यही बता दो। हाँ, अब मैं क्या बोलूं, इसको ना ऐसे ऐसे करके लो, वैसे वैसे करके लो। अरे भाई उसने इतना दिमाग पका दिया मेरा, मतलब वो चाह रहा था कि जैसे तो वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ गाना? गाना तो वो रिकॉर्ड हुआ और वो आ भी गया है, और गाने का नाम मुझे पता नहीं है, अब नाम लूंगी तो वो बोलेंगे ज्यादा बोलेंगे कि अच्छा ये उस दिन मेरी बातें बता रही है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। और अभी रिसेंटली भी नहीं, वो तो मतलब अच्छे वे में ही बोल रही हूँ मैं, अभी मैंने जब गुलजार भाई के साथ गाना किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो गुलजार भाई ने मुझे सिखाया अलग तरीके से गाना कि रेणुका ये चीज़ ना ऐसे करके लो तो अच्छा। और मुझे वो देखो, अगर इंसान सामने वाला ठीक है, आपको पता है मेरी गलती है, तो आपको लगता है कि हाँ यार मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं ऐसे गाना चाहिए, और मैंने वो चीज़ गाई तो गुलजार भाई ने बोला कि हाँ अब ठीक है। बट वो इंसान तो बताने के बाद भी जो गा रही है बोलते नहीं 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 गलत है, इसको ठीक करो। अब कितनी बार ठीक करूँ यार, एक चीज़ की हद होती है। तो बट मैं कभी भी, मैं बहुत शांत स्वभाव की रही हूँ हमेशा से। उस टाइम पे ये था कि यार घर में पैसे नहीं है, और अगर इनसे ऐसे मुंहजोरी करूंगी कि नहीं मैंने तो ठीक गाया है, तो अगला इंसान क्या पता बोला ठीक है तो आप जाओ मैं किसी और से गवा लूंगा, वो वाली चीज़ भी तो सहना पड़ा उस टाइम पे। बट अब तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। अब ऐसे इंसान पता चल जाते हैं अलग से ही देखने से कि अच्छा ये वो वाला इंसान है कि जो अपनी चलाएगा और ज़बरदस्ती करवाएगा, तो वो वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती रहती है अलग अलग तरीके। रेणुका, कभी कोई सॉन्ग रिकॉर्डिंग पर या शूट पर कोई मेमोरेबल या कोई फनी मोमेंट हुआ है? सॉन्ग में हुआ है, नैना के तीर में हमारे शूट पर कौन सा वाला सांप था भैया, वो एनाकोंडा क्या था, अजगर, एनाकोंडा। वो फनी था या सरप्राइजिंग था? सरप्राइज था वो सच में हमारे लिए। क्या बहुत हुआ? बड़ा कि ना शूट पे ना अजगर आ गया था। अच्छा। और मेरे को लगा वो लोग मजाक कर रहे हैं, और उन्होंने उठा के वो एक ड्रम नहीं होता, एक नीले कलर का ड्रम होता है इतना बड़ा, उसको उसमें रख के ऊपर से कुछ तख्ता वगैरह से ढक दिया। तो आया कहाँ पर आया वो? किसने सबसे पहले देखा? क्या हुआ? शूट के लोगों ने देखा। अच्छा। जो मतलब ये लाइट मैन वगैरह होते हैं, इन्होंने देखा और उन्होंने ही उसको डब्बे में उसमें बंद कर दिया। और मेरे को लगा ये लोग ना मजाक कर रहे हैं, और मेरे को जाके देख इस ड्रम में है, मैंने कहा हाँ इसमें पानी है, क्या मजाक कर रहे हो? और जो राजा जो दिखाएंगे तुझे दिखाएंगे, उनका मजाक कर रहे हैं, उन्होंने उठाया ढक्कन, और मैं ऐसे कैसे हूँ, मम्मी ये क्या है? तो उस दिन हमें एक नया बहुत बड़ा स्टार मिला हमारे शूट पर, सरप्राइज मिला। तो ये वाली चीज़। और रेणुका, कोई शूट पर या कहीं आप गए थोड़ा और कोई चीज़, नई चीज़ एनकाउंटर करी? या नई चीज़ मैंने ये की है, अभी जो गुलजार भाई वाला शूट हुआ है ब्रेसलेट का, तो कौन सा गाना है? ब्रेसलेट। अच्छा। हाँ जी, तो वो गाना भी आ जाएगा थोड़े बहुत दिन में, 10-11 तारीख तक आ जाएगा। तो वो गाना हमारा शूट हुआ है 5 दिन में। अच्छा। 5 दिन में हमारा वो शूट हुआ है। पहला मेरी लाइफ का ऐसा गाना है कि जिसमें मुझे लगा है कि हाँ निचोड़ के रख दिया मुझे बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम पहले गए चंडीगढ़, वहाँ शूट किया हमने। और हमने स्टार्ट किया रात के 12 बजे। अच्छा। रात के 12 बजे मैं मेकअप करके ऐसे बड़े बैठी हूँ,
कब होएगा। शूट स्टार्ट हुआ 2 बजे रात के 2 बजे शूट स्टार्ट हुआ, चलता रहा। दिन के 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। मैंने कहा अब हो पैकअप। 10, 11, 12, 1, 2 बज गए। 2 बजे कहीं जाके मैं ऐसे हो गई बस अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अकेली मैं नहीं कर रही थी, सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग सिर्फ मुझसे ही करवा रहे थे, तो पूरी टीम ने इतनी मेहनत की है। और फिर उसके बाद मैं आपको पूरा शेड्यूल बताती हूँ। उसके बाद कहीं जाके हुआ चलो ठीक है अब चलते हैं उत्तराखंड। हम देहरादून गए, हम पहुँचे रात के 9-10 बजे। हमें जल्दी उठना था सुबह क्योंकि हमारा शूट था, तो हम जल्दी उठे सुबह। हम फिर वहाँ से गए, एक फार्म हाउस था वहाँ के लिए निकले। रात तक शूट चला, रात के 9 बजे तक शूट चला। 9 बजे तक शूट चला। फिर हम वहाँ से भी लोकेशन चेंज हो गई। हाँ, वहाँ से हम निकले सीधा कार्तिक स्वामी टेम्पल। और कार्तिक स्वामी टेम्पल मतलब 10-11 घंटे का रास्ता देहरादून से रात को। और हम ऐसे ना गए, निकले, ठीक है चल रहे। फिर आया रुद्रप्रयाग आया। शिवपुरी भी पड़ता है बीच में, श्रीनगर भी पड़ता है। तो एक श्रीनगर कश्मीर वाला है, मैं वो कंफ्यूज मत होना, एक और श्रीनगर, दूसरा वाला श्रीनगर है, उत्तराखंड में है। तो श्रीनगर तक तो ठीक था रास्ता, बट जब उससे आगे चले गोल मेरा सर ऐसे घूमे और अदिति और रेस्ट नहीं था, तो और ज्यादा रेस्ट नहीं था और शूट कंटिन्यू। और ऊपर से ना ऐसे पहाड़ भी खिसक रहे थे। अच्छा हाँ, तो उस दिन तो मैं नीचे से खाई इतनी हम इतने ऊपर चले गए क्योंकि हमें बताया गया था कि कार्तिक स्वामी जो टेम्पल है वो केदारनाथ से भी ऊपर है, 40 किलोमीटर आगे है वो केदारनाथ से भी। तो हम ऐसे चले तो हम सुबह पहुंचे 6 बजे। अच्छा, 6:30 बजे हम वहाँ पे पहुंचे। और वहाँ पहुँच के 5 किलोमीटर की चढ़ाई थी पैदल। और अगर इंसान नॉर्मल 5 किलोमीटर चले तो ठीक है, आजकल तो वो भी नहीं हो सकता है और मेरे बस की तो है ही नहीं बिल्कुल भी। बट वो चढ़ाई ऐसे थी, ऐसे पहाड़ ऐसे पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे मंदिर था वो। इतना ऊंचा मंदिर था वो, इतना ऊंचा। तो हम 5 बजे मैं ना ऐसी थी बस मुझे 1 घंटे की नींद दे दो सोने दो। 6 बजे पहुंच के मैं 1 घंटा सोई। तो हम 7-8 बजे उठे तो गुलजार भाई बोलने कि चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे वरना बारिश का भी मौसम हो रहा है। और पहले तो शूट के साथ गुलजार भाई ने पूरी ट्रैवल भी अच्छा उन्होंने तो मेरा अच्छा वो क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है, कोई नहीं, घूम भी लिए इस बहाने अरे यार उसको क्या, हाँ एडवेंचर। मेरा एक ऐसा एडवेंचर करवा दिया उन्होंने कि मुझे एडवेंचरस शूट रहा, हाँ याद रहेगा हमेशा। तो हम उठे, नहाए, और वो नहाना भी कैसा नहाना कि नींद आई जा रही है, ठीक है। नहा धो के बढ़िया अपना हम निकल लिए, ठीक है। मैं अंदर से बोली कर लेगी तू रेणुका, कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेणुका थोड़े से चढ़ी, वो मतलब ऐसा था कि अगर मतलब इतना लंबा रास्ता है तो अगर रेणुका जरा सा ऐसे खिसकी तो रेणुका वही थक गई। अब मैं ऐसे भगवान शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, क्योंकि शूट के थके हुए, नींद भी नहीं ले रखी सबने, सब ऐसे पागल की तरह हो गए थे। तो वहाँ मुझे लगा था कि यार, तो वहाँ पर एंड वो लास्ट लोकेशन थी, उसके आगे भी थी लोकेशन, उसके आगे भी थी तो भाई मेहनत बहुत हो रखी है इस गाने में, सच में बहुत मेहनत। मैंने आज तक इतनी मेहनत किसी गाने में नहीं की है। और उसके बाद भी बताती हूँ, हम गए शूट पर पूरे ऐसे थके और मेरे पैर ऐसे हो गई, पैर बोलने लग रहे कि जैसे रेणुका बस अब हमसे नहीं चला जाएगा। मेरे भाई लोग मुझे पकड़ के ऐसे खींच रहे, चल 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 रेणुका। मैंने कहा एक काम कर, मैं भैया को बोली तू लहंगा पहन लियो, तू ही रेणुका बन रही हो, तू ही शूट कर लियो। बोलते हैं ऐसे नहीं होता, तुझे तो जाना ही पड़ेगा, तेरा तो सीन है, तुझे तो जाना ही पड़ेगा। और मैं ऐसे कि भाई कहाँ क्या हो गया, मैं गुलजार भाई से बोलो मैं क्यों बदला ले रहे हो मुझसे आप। तो बोले कि अच्छा हम बदला ले रहे हैं। मैंने कहा मजाक में बोल रही हूँ। तो मजाक करते करते थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट हो रहा था मेरा कि किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है। हम व्लॉग भी बना रहे थे बीच बीच में, जब जैसे ही व्लॉग बने तो वैसे ही हो जाऊँ हाय गाइस ये वो, और जैसे ही व्लॉग भैया मुझे संभालो, ऐसे था। हमने वहाँ जाके, पर जब हम मंदिर में पहुँचे ऊपर तो सारी थकान ऐसे मिट गई थी और हमने दर्शन किए, परिक्रमा की कार्तिक भगवान जी की।
और अच्छे से उनसे आशीर्वाद लिया। फिर तब जाके हमने वहाँ पे शूट किया। फिर शूट हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है बिना कुछ खाए पिए, मतलब खाना तो ऐसे चल रहा था बाहर का, अच्छा ही लगता है, मतलब होता ही नहीं है थोड़ा सा ना, और मेरा लहसुन प्याज बंद है तो मुझे मजबूरी में वो भी खाना पड़ रहा था, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि जहाँ पे मजबूरी पड़े ऐसा नहीं भूखे रहो। तो खाना भी मतलब ऐसे होता है कि ठीक है हाँ ना। तो उस दिन हमने सुबह कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत एक खिचड़ी टाइप का था वो खा के हम निकले थे चढ़ाई के लिए। और हमें उतरते उतरते शाम हो गई थी क्योंकि वो था इतना ज़्यादा। तो हम नीचे आए थोड़ा सा, तो एक छोटी सी ना ऐसे टेंट वो लगा था, टीन का डब्बा, वहाँ पे एक अंकल जी बैठे थे। बोलते बेटा बनाओ पराठे बनाओ। तो मेरा इतना मन हुआ देख के खाने का, तो भैया बोले कि अगर तूने खा लिया तो तुझसे फिर उतरा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे चलते चलते मेरी छाती में इधर यहाँ पे और पीछे तक पेन हो रहा था। मैंने पानी पी लिया था, जब मुझे पानी से इतना पेन हो गया था, बोलते अगर तू खाना खाएगी ना तेरे पेट में इतना दर्द होने लगेगा, तू चला ही नहीं जाएगा तुझसे। और मुझे भूख भी लगे, मुझे नीचे भी जाना है, क्या करूँ। अब वो तो बोले उसको तो मतलब उसको तो अपनी कमाई करनी थी। अब मेरे को ऐसे भी मैंने कहा यार इनको कौन पैसे देता है। फिर मैंने जहाँ तक देखा, मैंने कहा अगर रेनू तूने कुछ खा लिया ना तो तुझसे नीचे नहीं उतरा जाएगा। फिर मैंने कहा अंकल जी बस मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। और मैं गई नीचे ऐसे रुड़कते मैं भैया को बोली भैया मुझे तो धक्का दे देना, मैं ऐसे राउंड करते नीचे चली जाऊंगी। तो ऐसे मजाक मस्ती करते करते हम नीचे उतरे, हम आए तो हम वहाँ से आते ही शाम को हम निकल गए ऋषिकेश। कौन सी लोकेशन थी? ये वहाँ फोर्थ लोकेशन पे आ गए हम ऋषिकेश निकले। वही हमें 10-11 घंटे लगे। हम रात के 2 बजे ऋषिकेश की सड़कों पे भटक रहे थे गाड़ी लेकर। हम सब 3-4 बजे तक हमें कहीं होटल मिला और 4 बजे हम सोए। सुबह उठ के फिर चलो उठो 9-10 बजे फिर शूट पे चल दिए। और वो शूट हमारा लास्ट था। वो पैकअप मैं ना गुलजार भाई के मुंह को ऐसे देख रही थी कि भैया पैकअप कब बोलोगे? पता चला नेक्स्ट लोकेशन, एक लोकेशन और है। ये गाना तो देखना बनता है। 5 लोकेशन है। बोले भैया पैकअप एक शॉट वहां ले लेते हैं, वो अच्छा लगेगा। मैं फिर ऐसे भाई, तो जब फाइनली उन्होंने पैकअप भी ऐसे बोला था कि सारा शूट होके 5-6 बज गए शाम के। बोले अब ना ऊपर चलना है। मेरे पैर ना ऐसे कांप रहे थे चलते वक्त भी। तो बोले एक शॉट ऊपर ले लेते हैं अपने डायरेक्टर से, वो मतलब उससे जो डीओपी उनसे डिस्कस कर रहे थे कि ना ऐसे एक शॉट वहाँ ले लेते हैं। तो मैं उनको मुंह को देख रही थी ऐसे कि कर लो यार प्लीज कब। मैं तरस रही थी वो वर्ड सुनने के लिए कि पैकअप, क्योंकि नहीं बोला जा रहा था 4-5 दिन से। तो रेनू का यही वाला गाना है जो सबसे ज्यादा टाइम लगा हुआ शूट में। बहुत ज्यादा। तो जब हम ऊपर चढ़ रहे थे पहाड़ी पे, तो फिर वो आपस में बैठ के डिस्कस करने लगे कि नीड है इस शूट की, हो जाएगा काम, चल जाएगा पक्का ना। और मैं मेरे कान ऐसे, मैंने कहा हाँ आगे बोलो। तो चलो ठीक है कर देते पैकअप। मैं इतनी खुश, में क्या बोलो पैकअप। और मैं इतनी खुश थी कि भाई चलो ठीक है फाइनली पैकअप हो गया है। फिर हम वहाँ से हम अपने घर पहुँचे फिर सुबह, क्योंकि रात को निकले थे। और मेरे साथ तो इतनी गंदी बनी कि मुझे अगले दिन मुंबई जाना था। मेरी फ्लाइट थी 3 बजे की। फिर मैं सुबह 2-3 बजे तक घर पहुंची, सोई, खाना खा के सोई। सुबह उठी आराम से 11 बजे, क्योंकि 3 बजे की फ्लाइट थी। तो आराम से उठ के फिर तब मैं मुंबई गई। और मुझे ऐसे होता है कि मैं बस गाड़ी में ही हूँ, मैं घर गई नहीं। फिर मुंबई जाके इधर उधर जाके फिर तब आई मैं, और आते ही मैं अब बीमार हो गई हूँ और अब बस तुम्हारे पॉडकास्ट पे आई हूँ। तो रेनू का अभी कुछ आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए। अभी सरप्राइज ये है कि मेरे खुद के चैनल पर एक गाना आने वाला है बहुत अच्छा, और अब आते रहेंगे क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने चैनल पे भी। बस आपको देखना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। हाँ नहीं उसके लिए रेडी रहना सब। रेनू का सबसे पहला आपका स्टेज शो कब हुआ? सबसे पहला हुआ था इधर दिल्ली कैंट में, एक फौजियों का शो था। वहाँ पे सारे आर्मी वाले ही थे, तो वहाँ पे मेरा पहला शो था। मैं बहुत डरी हुई थी और अंकित तिवारी सर के साथ मैंने स्टेज शेयर की थी। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। वो मेरा पहला शो था। और उसके बाद तो
थोड़ा उसी टाइम पहली बार नर्वसनेस लगी या आगे भी बहुत ज़्यादा बार तो बार ऐसे कैसे टैकल करा वो सब? प्लीज सब कुछ ठीक कर देना, कुछ आइडिया ही नहीं था। और वो थोड़ा सा शो बिगड़ा भी था, मैं इधर उधर हो गई थी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाती हूँ कि मेरे अंदर हमेशा से ही एक वो घबराई हुई बच्ची होती ही है हमेशा। मुझे बहुत घबराहट फील होती है, क्योंकि अब तो बहुत कम हो गई है कि जब मैं रिकॉर्डिंग पे भी जाती थी तो मेरा दिल ऐसे धक 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 करने लगता था। थोड़ी सी मतलब घबराहट है मेरे अंदर। और अब तो पूरी एनर्जी रहती है जब हाँ, लाइव तो कॉन्सर्ट अब रहता है, तो तो वो एनर्जी मेन कहाँ से मिलती है? क्राउड को देखकर हाँ, मिलती है या लाइव बैंड जो होता है? क्राउड को देखकर ही मिलती है। अगर सामने वाले दो इंसान भी खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ये हाँ। नाच रहे हैं, हाँ। तो मुझ में मेरी तबीयत खराब रहती है, बट मैं फिर भी मतलब खुद से एनर्जी मुझे आ जाती है। एक शो में अलीगढ़ में मेरी जीभ पे आगे छाले निकले हुए थे, मुझसे नॉर्मल बात नहीं हो रही थी, मैं ऐसे बात कर रही थी, भैया इधर 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 ऐसे ऐसे, फिर कैसे क्योंकि हुआ? आगे निकले थे। और अगर वो टच भी हो रही थी जीभ तो जान निकलने को हो जाती थी, मतलब इतना ऐसे था। बट मेरे अंदर शुरू से ये चीज़ देखी, मेरे अंदर कितनी भी तकलीफ हो, अगर मुझे जो चीज़ सामने स्टेज पे आ गए ना, तो सारी तकलीफ फिर मुझे निकाल के एक साइड में रखनी ही पड़ती है, क्योंकि सामने लोगों ने मुझे बुलाया है तो किसी उम्मीद से ही बुलाया होगा। वो तकलीफ आप थोड़ी देर के लिए, एक दो घंटे के लिए साइड में रख दो, तो तब मैं परफॉर्म करती हूँ। और उस दिन तो मुझे 2 घंटे परफॉर्म करवाया था, और जब मैं स्टेज से आई थी तो मेरी जीभ की हालत बहुत गंदी हो गई थी। रेणुका, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जो कि पर्सनल आपके एक्सपीरियंस से है, कि बहुत सारे जो दिन हैं एक जैसे नहीं होते हैं। कभी हम बहुत खुश भी होते हैं, कभी बहुत लो भी होते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि रेणुका क्या करती है जब उन्हें लो फील कर रही होती है, तो रेणुका क्या करती है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, हैप्पी करने के लिए? मैं कुछ नहीं करती, बस अपने अगर बाहर होती हूँ तो भजन सुनती हूँ, और घर में होती हूँ तो जहाँ पे हमारा पूजा वाला कमरा है वहाँ जाके बैठ जाती हूँ भगवान जी के सामने, बस। और वो मुझसे बातें करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। रेणुका, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने शो का नेक्स्ट राउंड, जिसका नाम है झटपट राउंड, मतलब कि रैपिड फायर। स्टार्ट करें? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका, आपकी कोई स्पेसिफिक ड्रीम वेन्यू या स्टेज फ्यूचर में जहां पर आप परफॉर्म करना चाहोगे? जितने भी तीर्थ स्थल है मैं वहाँ पे ज़रूर परफॉर्म करना चाहती हूँ, अपने गाने नहीं, भजन, जैसे कि वैष्णो देवी, और जितने भी मतलब तीर्थ स्थल है मुझे जाना है। और वैसे अगर मेरे गानों की बात आए तो मुझे पेरिस में एक शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका, आपका कौन सा सॉन्ग है जो आपके दिल के करीब है? मेरे दिल के करीब है दिल की बात। दिल के करीब दिल की बात। थर्ड क्वेश्चन है, आपकी पर्सनल प्लेलिस्ट में से कौन से गाने हैं जो आप हमेशा सुनती हैं? माँ मेरी, सैया गाना है कैलाश खेर जी का, के लगभग बहुत सारे गाने के सर के, और अरिजीत सर के, और श्रेया घोषाल मैम के, लगभग यही गाने सुनती हूँ, और नुसरत साहब की कवालियाँ। रेणुका, लास्ट क्वेश्चन है, आपको न्यू फीमेल हरियाणवी सिंगर्स में से कौन सी सिंगर पसंद है? है तो बहुत सारी, और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत खुशी भी होती है कि इतनी नई नई तरीके की अलग अलग वॉइस देखने को मिलती है। तो बहुत हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री खुद इतना मतलब ग्रो हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली उनके गाने सुने हैं, एक है आशु टिंकल, वो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छे गाने गाती हैं, और कोमल चौधरी, और एक है उपासना, और मनीषा तो पहले से है ही, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। तो रेणुका, अभी आपने बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है, तो फ्यूचर में क्या हम रेणुका को बॉलीवुड में भी देख सकते हैं? मेरा मानना ये है कि अपने हरियाणवी लैंग्वेज को मैं ऊपर लेके जाऊँ, बॉलीवुड में भी जाना चाहती हूँ, बट प्रायोरिटी मैं अपनी लैंग्वेज को दूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हरियाणवी ही करूँगी, बस अड़ जाऊँगी, नहीं नहीं मुझे सिर्फ हरियाणवी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी भी करूँगी, पंजाबी भी, और अलग लैंग्वेज में भी करूँगी, बट ऊपर सबसे, क्योंकि मुझे खुद ऊपर हरियाणा ने उठाया है,
तो मेरी कहीं ना कहीं एक खुद की एक इच्छा है कि मैं अगर प्रेफर करूँ सामने तो मैं हरियाणवी लैंग्वेज करूँ। अभी कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी एक Bollywood गाना आने वाला है, एक मूवी है जुफाश करके, उसमें हिंदी सॉन्ग है, तो वो आने वाला है। तो रेणुका का फेवरेट जॉनर कौन सा है? थोड़ा मेलोडियस, ये जैसे दिल की बात गाना आया था, ये मेरा फेवरेट जोन है। हाँ। और जब बात आती है कि हाँ डीजे वाली, तो फिर उस पे तो ऐसे जाता है कि हाँ अब तो पब्लिक को झुमाना ही है, तो वो भी अच्छा लगता है। रेणुका, आपके लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है। राजस्थान की 1.5 लाख महिलाएं कटोरी से जुड़ी हुई हैं और क्या? उनकी तरफ से आपके लिए शुद्ध देसी घी है हमारे देसी स्टार के लिए। थैंक यू सो मच। और ये तो आपने बहुत फेवरेट चीज़ दे दी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है सब्जी में घी डलवा के खाना और रोटी पे, बट अभी थोड़े दिन के लिए मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ज़ुकाम है तो फिर थोड़े दिन के बाद ये दिखेगा भी नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक और देसी स्टार के साथ। इतने आप बहुत सारा ध्यान रखें। राम राम जी।